तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, वही डर फिर आपको जो सता रहा था, कहीं ना कहीं उस डर को हम खत्म कर पाने में सक्षम हो पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, कल की क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल करवाया था, चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस थे। एक बार फिर मैं एक जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं हर तरह से आपको तैयार कर रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिहार बोर्ड की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एनसीईआरटी को थोड़ा सा ज्यादा यूज किया गया, चाहे वो आपकी मासिक परीक्षाएं रही हो या आपका सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम रहा हो। तो वहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर थोड़ा जोर दिया गया था इस वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में। विगत कई वर्षों के मैंने क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, तो वहां पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का कोई वेटेज नहीं दिखाई दे रहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आते हैं और ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक में नहीं आपको दिखाई देंगे। सर दिखाई नहीं देंगे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं। बच्चों, एनसीईआरटी ओवरऑल पूरे इंडिया में चल रही बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, हर एक राज्य के लिए, यहां से लेकर के दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, सबके लिए एक बुक का संचालन किया गया जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं। और उसका स्तर हर एक बोर्ड एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। वहां पर यह नहीं रखा गया कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए। वहां पर देखा होगा, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, जिनके पास भी एनसीईआरटी है और नहीं है तो भाई एनसीईआरटी ले लो। पहली चीज, एनसीईआरटी ले लोगे तो मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर ये बिहार बोर्ड लायक है क्या, या सर जी हमको नीट का पढ़ना है, सर हमको 12th में जेईई का तैयारी करना है, सर हम खाली 12th पढ़ने के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, खाली 12th का डिग्री पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमसे नहीं फिर पूछोगे, पक्का नहीं जवाब पूछोगे। एनसीईआरटी ले लोगे तो उसमें ये पता चल जाएगा ना तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ना ही ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, वहां पर ये कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे क्रॉस क्रॉस। वहां पर अगर आपको एक्सरसाइज ऐसे लिखा हुआ दिखे मिलेगा, ठीक है, एक्सरसाइज लिखा हुआ देखने को मिलेगा और उसमें होंगे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, उसमें होंगे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, जो कि बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये न्यूमेरिकल की दुनिया बेस्ड है कॉन्सेप्ट पर। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर, उनका न्यूमेरिकल क्लियर। आपने खूब अच्छा क्रिकेट के बारे में पढ़ा, 11 खिलाड़ी होते हैं, विकेट कीपर होता है, बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, फील्डर होते हैं, अंपायर होते हैं, छक्के चौके बताते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ा। ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं, इतनी दूरी पर गिरने पर छक्का होता है, बैट की चौड़ाई ये रहनी चाहिए, गेंद का वेट ये रहना चाहिए, फील्ड की समतल वाली पोजीशन ये रहनी चाहिए, बहुत सारी चीजें पढ़ी। लेकिन आपने पढ़ने के बाद जब क्रिकेट के मैदान पे खेलने ही नहीं गए तो कैसे पता चलेगा कि हम कैसे खेल पाते हैं, या हमने जो थ्योरी पढ़ी वो यहां पर अप्लाई कैसे करें, कितनी एंगल पे बैट को घुमाएं कि बॉल जो है सीधे छक्के पे जाके गिरे जाके। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल पर आएंगी। प्रैक्टिकल मतलब अब यहां पर आपको प्रैक्टिकल, जैसे इस चैप्टर की बात करें तो आपको आवेश लेके नहीं बैठना है, कैपेसिटर की प्लेट लेके नहीं बैठना है, बल्कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करके उन सीखे गए कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करना है, उन सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को यहां पर अप्लाई करना है। बात समझ में आई? ये चीजें बच्चों। तो न्यूमेरिकल, अब बात आती है कि सर न्यूमेरिकल का वेटेज जो एनसीईआरटी बुक के हैं उनका पीएसईबी अर्थात बिहार में कितना है? तो मैं बिहार में ओवरऑल बच्चों यहां के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का कह सकता हूं 20%। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल या प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। फिर वही बात, सर एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ा रहे हैं सर एनसीईआरटी, या कोई और एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? बच्चों, एनसीईआरटी बुक बताए गए कॉन्सेप्ट को सही साबित करती है कि इसमें लिखी गई बात की पुष्टि जो कर दी तो भारत सरकार भी उसे वैल्यू देगी कि भैया आप जो इसमें लिखा है हम उस बात को मानते हैं। अगर ये कहीं से गलत हुआ है तो इसमें मेरी गलती है, मैं कोर्ट में जाकर के इस पर अपील कर सकता हूं। लेकिन और कोई रेफरेंस बुक है किसी भी व्यक्ति की लिखी हुई, हम उसमें कोर्ट में जाकर के अपील नहीं कर सकते भैया ये देखो गलत है और हमने बिहार बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में ये चीज लिखी थी और मेरे द्वारा लिखी गई बात सत्य है। तो कहेगा भैया ऐसा है, आप अपनी कॉपी ले जाकर रख दो, नंबर उतने ही मिलेंगे। लेकिन अगर वही एनसीईआरटी की कही गई बात को आपने फॉलो किया और वो बात वहां पर बताई कि भैया हमने देखो सही लिखा है, फिर भी टीचर ने यहां पर नंबर काटे हैं, तो कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाओगे, तो एनसीईआरटी बात की वजह से आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। ये है एनसीईआरटी का मतलब।
और एनसीईआरटी में लिखी गई बातें बच्चों एक कहानी की तरह लिखी हुई हैं, उनसे आउटपुट निकालना ये एक शिक्षक का काम है और उसको पढ़ाना मेरा काम है। आप उन कॉन्सेप्ट को मिलाओ जाके कि सर एनसीईआरटी में तो ये बात लिखी हुई है, क्या आपने कहीं मिस्टेक की है या आपसे ये मिस्टेक हुई, तो मुझे कहो। वहां की कहानी लिखी गई कहानी अगर ऐसे छपवा के हम पढ़ाएंगे तो वो ना तुम्हें समझ में आएगा और ना बिहार बोर्ड में जब लिखोगे तो वो नंबर दे पाएंगे, क्योंकि आपका तो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वहां सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के प्रश्न ही नहीं है, वहां छिपे हैं केवल और केवल। एनसीईआरटी में क्या लिखे हुए हैं तो मेरे दोस्त, एनसीईआरटी में केवल और केवल लिखे हुए हैं कॉन्सेप्ट, केवल और केवल लिखे गए हैं कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। बात समझे? तो इस बात को समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, एनसीईआरटी का हमें यूज कैसे करना है। ये ऑल बोर्ड्स के लिए है, ऑल बोर्ड। अब बात ये आती है कि सर अगर हम बिहार बोर्ड केवल पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो बच्चों अगर केवल आपको 12th करना है, केवल 12th करना है तो भैया ठीक है, तो फिर आप बिहार बोर्ड के लायक कोई भी किताब पढ़ो जाके, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर भविष्य में कुछ करना है तो इसको भैया फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट आपके अधूरे हैं, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, बहुत इजी लेवल हो जाएगा बिहार बोर्ड के हिसाब से। इस वजह से पढ़ना जरूरी है। तो सर न्यूमेरिकल की क्लास मेरे लिए कितना उपयोगी है? 100% उपयोगी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां पर आप अप्लाई करोगे, जो फार्मूले सीखे हो उन्हीं को यहां पर अप्लाई करना है। कल प्यारे बच्चा पार्टी लोग, मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया था। मैंने ये प्रश्न आपको दिया था बच्चों आप के लिए होमवर्क। बोलो हाँ सर, ये वाला चीज हमको होम वर्क में दिए थे, ये वाला प्रश्न आप सर हमें होम वर्क में दिए थे। सही सही बात है, होमवर्क में दिए थे। हाँ आओ इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10 की घात 7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बच्चों ये विद्युत विभव का चैप्टर है, लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो कैसे आप ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे मुझे बताओगे? पहला इन्होंने कहा है गोले के अंदर, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो यहां पर अपना अपना उत्तर देना शुरू करेंगे। मैं बच्चों आगे चलूंगा स्लाइड में, मतलब यहां पर आपको मैं प्रश्न हल करके बताऊंगा, यहां पर मैं आपको प्रश्न हल करके बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक समान आवेशित क्या है, कोई गोला है। ये देखो, ये कहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले गोली चालक के पृष्ठ पर इतना आवेश है। तो ये बच्चों 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई गोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये केंद्र O है। इस पर बच्चों आवेश जो है वो एक समान रूप से फैला है, आवेश जो है वो एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैला है, आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पर फैला है। दिया गया आवेश कितना है जल्दी से लिख लीजिए प्रश्न में। मैंने आपको सिखाया है, जो लोग शुरू से जुड़े हैं भाई वो कमेंट करें तो अच्छी बात है कि सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया या न्यूमेरिकल कैसे हल करना है। तो मेरे भैया आप कमेंट वो नहीं कर रहे हैं बच्चे जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर से क्लासें की हैं, क्योंकि पहले चैप्टर से ही रिलेटेड मैं जब क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चंस की टिक बताई हुई है कि जब भी क्वेश्चन हल करो तो पहले एक चित्र बनाओ, फिर दिया गया क्या मान है वो लिखो। तो मेरे साथ स्टेप में स्टेप फॉलो करके भाई क्वेश्चन सॉल्व करना, अन्यथा की स्थिति में मैं आपका कमेंट पर कोई ध्यान देने वाला नहीं हूं। दिया गया आवेश Q बराबर बच्चों होगा, कितना आवेश दिया गया है? Q बराबर दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात 7, तो 1.6 गुणे 10 की घात 7 कूलाम। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे सिर्फ
ये कमेंट करेंगे कि सर इतना काम करना हमें अब आने लगा है, क्योंकि उन्होंने कई बार प्रैक्टिस की होगी मेरे कहने पर कि भाई हाँ ठीक है सर आपकी बातों को हम फॉलो करेंगे। अगर थोड़े से गुरु की इज्जत वाली जो बात है ना वो होगी तो पक्का आपने फॉलो किया होगा, और वो फॉलो किया होगा तो यहां पर आप पीछे नहीं हटोगे। तो उन्हीं शेर श्रेणियों में ताकत भी है। और बच्चों त्रिज्या जो आर बराबर दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है। अच्छा त्रिज्या सेंटीमीटर में, ये कूलाम में क्या इसे आप बदल सकते हो? जी सर 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर में लिख सकते हैं। ये वैल्यू इतनी दी गई है। इन्होंने सबसे पहली बात कही है एक समान रूप से वितरित है आवेश, ठीक है कोई बात नहीं। पहला कह रहे हैं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र बताओ। तो बच्चों गोले के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, आओ आओ मेरे साथ, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो आपको पता है बच्चों गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र के लिए, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र बताने के लिए कहीं पर भी है, अगर आवेश बच्चों टोटल पृष्ठ पर फैला हुआ है, क्या आवेश टोटल पृष्ठ पर फैला हुआ है तो भीतर Q बराबर है 0। और अगर ऐसी बात है तो बच्चों पाई बराबर पता है आप लोगों को समाकलन EdS होता है ना, ये S पूरा भी क्षेत्रफल है। यहां पर बच्चों अगर पाई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, पाई बराबर क्या, पाई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट गॉस के नियम से, और ये फाई बराबर किसके होगा, E डॉट DA के होगा। तो यहां पर जो बच्चों Q है वो तो 0 है, Q नेट जो है टोटल भीतर की बात हो रही है, इस गोले के भीतर। बच्चों एक चालक गोला है, लोहे का है, फेंक के मार देंगे तो खोपड़ी फूट जाएगी अगर इधर उधर सोचा कुछ, सीधा कंसंट्रेशन हमारी ओर होना चाहिए। कोई लोहे का गोला है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, और वो मेरे हाथों पे ऐसे रखा हुआ है, अंदर से खोखला है और उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है। भीतर क्या उसके कोई आवेश है? नहीं, नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू नेट जो है बच्चों, क्यू नेट, तो क्यू नेट तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। और गॉस सर ने यही कहा है कि गुजरने वाला फ्लक्स ऐसी स्थिति में कितना है, 0 है। बच्चों EdA लिखा हुआ है तो DA भी इधर भेज के 0 कर देंगे। कुल मिलाकर के बच्चों E बराबर भी 0 होगा, अर्थात E बराबर क्या मिलेगा, 0। इस प्रकार हम साबित कर पाए कि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले के आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये तो बताया भी गया था, एक तरह से डेरिवेशन हो गया, आपको यहां वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं। आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब यहां पर वही बच्चे शून्य होगा, यहां पर वही बच्चे कहेंगे अरे सर पूरा समझ में आ गया, सर पूरा समझ में आ गया, एक एक बात समझ में आ गई, पता नहीं सर जब हम लगाते हैं क्यों नहीं लगता, इस समस्या से कब निदान मिलेगा, ये नहीं समझ में आता है सर, जब हम लगाते हैं तब हम ही से नहीं लगता है, और जब आप लगाते हैं समझ में आ जाता है क्लास में कि आखिर काम कैसे हुआ है। ये समस्या सर कब दूर होगी, ये हमारे मतलब मन को बहुत व्याकुल करती है। ये देखो सब चित्र बन जा रहा है, माना फलाना धमाका में दिक्कत है, ये वही लोग हैं। चित्र बन जा रहा है सर, माना फलाना धमाका में दिक्कत है, यहाँ क्या मानना है, क्या मानना है, कुछ मानना है, कॉन्सेप्ट वही है जो पहले आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जो गॉस के नियम में पहले चैप्टर से रिलेटेड है। सोचो यहां पर प्रश्न है, गलत सूत्र लगा दिया, आप बताओ, अब इसमें आपकी गलती है ना, गलत सूत्र लगा रहा हूं, मैं तो नहीं लगा रहा हूं, मैं तो यहां पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए फ्लक्स वाले सूत्र में गया। सर फ्लक्स वाले में काहे लिए गए, आए फ्लक्स वाले में काहे लिए गए, अरे ई बराबर सीधे निकालते, ये वाला निकालते ना सर, विद्युत क्षेत्र निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। अरे तुम ठापू सुल्तान ही रहोगे। ये एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र है, ये किसी बंद पृष्ठ के भीतर निकालने विद्युत क्षेत्र, तो बंद पृष्ठ के लिए जो हमने बताया था वही ना करेंगे। फाई इक्वल टू EdS ये बंद पृष्ठ वाला निशान है, और इसी से की सहायता से गॉस का नियम आया था Q नेट बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस सर ने दिया था। तो हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की सहायता से ना विद्युत क्षेत्र निकाल लें, जब बंद पृष्ठ है तो काहे उस सूत्र में जाएंगे इस तरह से। तो ये भी सूत्र है E बराबर -dB बटे dr, सर ये लगा दीजिए।
इस तरह से सूत्र ये भी है, ई बराबर के 2p अपान में r क्यूब, के कारण अच्छी से। अरे ई के तो बहुत सारे सूत्र हैं, लगाना वो है जो जरूरी है, और इस बात का काम तभी होगा जब आप ये दिमाग लगा पाओगे कि यहां बंद पृष्ठ कह रहा है, यहां स्थितियां कैसी हैं, और स्थितियों को भांपने का तरीका कैसे आएगा सर, वो आएगा प्रैक्टिस से। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है कि मैं आपको सिखा सकूं। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा बच्चों यहां पर कहा है इसी प्रश्न में, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर, ऐसा अगर कोई मंत्र होता तो हम जरूर सिखाते, है ना। तांडव जैसा नृत्य जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले कले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन नियाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमण नीलिम पुनर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, ऐसा कुछ होता सूत्र तो हम जरूर सिखाते ना, लेकिन ऐसा मंत्र है नहीं हमारे पास। गोले के बच्चों ठीक बाहर, मतलब ये कोई गोला है और ये क्या है, आवेशित है, ये टोटल आवेश से आवेशित है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, केंद्र O है। गोले के ठीक बाहर मतलब बच्चों की यहां पर एकदम ठीक बाहर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कोई भी मान सकते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, O है P मान लो, बिंदु P पर निकालना है, गोले के ठीक बाहर। यहां पर लिख लो दूसरा पॉइंट, क्या बच्चों, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर क्या होगा, गोले के ठीक बाहर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। सर मेरा पूरा बन गया, बहुत बढ़िया भाई, देखो कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं देख पा रहा हूं भाई। नाम नहीं लेता हूं, बताओ अगर 2500 के आसपास विद्यार्थी देखेंगे तो हम किनका नाम लेंगे उससे। और आपको पता है सबसे ज्यादा आप लोगों के प्यार की वजह से सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। फिजिक्स की क्लास में तो सब बच्चे एक्टिव ही रहते हैं, और ये मुझे देख करके बहुत खुशी होती है। मन नहीं होता कि किसी भी दिन अगर थोड़ी सी अंदर से ऊर्जा और तबीयत भी खराब है ना, तो मैं तबीयत की वजह से, एक दिन पता क्या हुआ था, मैं जरूरी काम की वजह से ऑफिस की वजह से बाहर था, और यहाँ पर टेक्निकल टीम ने मैसेज डाल दिया था कि आनंद सर की तबीयत खराब है, इस वजह से क्लास आज नहीं होगी। मुझे बड़ा बुरा लगा, ये मत कहा करो भाई, मैं तबीयत खराब होती फिर भी मैं खड़ा होकर के क्लास पूरी लेता हूँ। मैं उन्हीं बच्चों के काम से, अगर ऑफिस के काम से बाहर गया हूँ तो वो बात डाल दो, बच्चे समझदार हैं, इतना समझते हैं कि हाँ सर काम की वजह से कहीं बाहर गए, आज क्लास नहीं हो पाएगी, वो बात चलेगी। लेकिन ये बात बच्चे भी नहीं स्वीकार करेंगे कि आप कह दो कि बीमार होने की वजह से क्लास नहीं लिए। हाँ, 12 घंटे क्लास लेने के बाद वही ऊर्जा और ताकत के साथ हम क्लास लेते रहे, अगले दिन फिर 3 घंटे 4 घंटे की क्लास लेने के लिए खड़े हो गए, तो हमारी बात को क्यों झूठा वहां पर साबित किया जाए। ये ईमानदारी पे मेरे दाग है, और वो दाग हम किसी और के सहायता से अगर कोई बोल दे मेरे लिए तो फिर गलत बात होगी, है ना। गोले के ठीक बाहर बच्चों, तो चलो तो ठीक बाहर है, r दूरी पर है, और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में r स्क्वायर। टोटल गोले में जो कुल आवेश है Q, वो प्रभावी होगा बच्चों r दूरी पर जो भी है, और कह रहे हैं गोले के ठीक बाहर, तो त्रिज्या ही काम यहां पर आएगी, कोई और चीज काम ही नहीं आने वाली। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ही ना निकालना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 होगी बच्चों। Q की वैल्यू कितना है, आवेश कितना है टोटल, मैं रिमोट ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहाँ गया, अच्छा ये Q की वैल्यू 1.6 × 10 की घात में 7 बटे में बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। R की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 10 की घात -2, तो 12 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। हल कर लो इसे अच्छे से, E बराबर हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 बच्चों, इंटू में 1.6 × 10 की घात में 7 बटे में प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर 144 होगा, इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 होगा। अब इसको आप हल कर लो अपने मन से, इसका वैल्यू भी बता सकते हो, जल्दी से बताओगे मुझे, बस जल्दी से बताओगे बच्चों। इसका दशमलव हटा करके हम यहाँ पर नीचे 1 भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ। अगर हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं, और आगे की प्रक्रिया हम अलग कलर से बढ़ाएंगे, दशमलव हटाओ, गुणा लगाओ, 1 लिखो, आगे 1 अंक है, 1 0 बढ़ाओ। अब बच्चों आप ही बताओ, 16 और गुणे 9, 16 और 9 कितने होंगे, 16 × 9 16 9 144 होता है। इस हिसाब से बच्चों 16 9 144, 144 से खत्म हो जाएगा। बात क्या होगी बच्चों, आगे देखो, यहाँ पर क्या 10 की घात 9, 10 की घात 7, 10 की घात 9 7 16 मिलेंगे। यहाँ पर 10 की घात -4 है, ये 1 है। अच्छा आप ही बताओ, 10 की घात -4 प्लस 1 कट जाएगा, 10 की घात नीचे कितना बचेगा, केवल -3 बचेगा, -3 बचेगा। अब 10 की घात 16 में -3 घट जाएंगे तो कितना आएगा, 10 की घात 13 आएगा। इतना आंसर आ रहा है। कहीं पर 10 की घातें गलत तो नहीं टाइप है, क्योंकि टाइप राइटर महोदय जी गलती कर देते हैं, हमारे टाइपिस्ट महोदय जी गलतियां कर देते हैं।
सही बता रहे हैं। जो 10 की घात 7 लिखा है वो 10 की घात -7 है ना, -7 होगा बॉस जी। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे, कोई बात नहीं, माइनस माइनस, अगर ये माइनस बच्चों घाते हैं और कहीं तो कुछ चेंज तो करना नहीं। तो 10 की घात -7 में घटे तो 2 बच्चे, 10 की घात 2, और बच्चों ये -3 है ना, घाते ऊपर जाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएंगे, मतलब 3 तो 5, ई की बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ये गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, नोट कर लीजिए। गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बच्चों। यहां पर ये -7 कूलाम आवेश दिया गया है प्रश्न में, और कहीं तो नहीं है, नहीं, यहां पर ये -7 है, -7। चलो बताओ, समझ में आ गया कि गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब क्या कहा है गोले के, अगला पॉइंट देखो, क्योंकि समय बच्चों, समय का विशेष ध्यान रखना है, तो इतना भी धीरे नहीं लगाना है कि आप कहो कि सर कैसे होगा। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, 18 सेंटीमीटर गोले के केंद्र से। कोई बात नहीं मेरे लाल, ध्यान से देखो क्या बच्चों, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई बात नहीं, मैं हर एक में चित्र बना रहा हूं, यहां भी चित्र बनाऊंगा। ये गोला है, ये आवेशित है, ठीक है, ये गोला आवेशित है, आवेश एक समान रूप से फैला है, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ये O है, ये टोटल डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है। हल करेंगे वैसे ही, E बराबर के क्यू अपान में एक्स स्क्वायर, तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब वही चीज होगी ना, K की वैल्यू सबको पता है ना, 9 × 10 की घात 9, तो E बराबर 9 गुणे, आगे हल करते हैं, E बराबर 9 × 10 की घात 9 गुणे में Q की वैल्यू बच्चों कितनी है, Q की वैल्यू 1.6 × 10 की घात -7 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर मतलब बच्चों 18 × 10 की घात -2 मीटर, इसका क्या होल स्क्वायर मीटर में बदल लिए, तब वो -2 का गुणा हुआ। चलो इसे आप हल कर लो, इसी में हल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी से। 16 नवैया वैसे ही 144 हुए है ना, ये हम कर ले रहे हैं 144 गुणे 10 की घात 9 में ये बच्चों -7 घट गए, ठीक है, 10 की घात 9 में -7 घट गए, तो 10 की घात 2 ऊपर बचे और कुछ नहीं बचा। देखो ये मैं दशमलव हटा दे रहा हूं, नीचे लगा लूंगा, वो अपने हिसाब से बता दूंगा। देखो ये 18 गुणे ये 10 की घात -2 का स्क्वायर होगा, और 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर 44 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, तो 324 गुणे में बच्चों ये क्या, 10 की घात -2 तो -4 गुणे में ये जो दशमलव हटा है वो 10 इधर लिखा जाएगा। अब इसको हल कर लो, आप इसे हल कर लो भाई, 12 से 144, 18 भी कटेगा, अरे भाई 18 गुणे 18 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। आपको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर मैं लिखूंगा वैसा, क्योंकि नहीं तो आप लोग कहोगे सर हमसे नहीं हल हो रहा। ये 9 गुणे में मैं 16 लिख रहा हूँ एक साथ, ठीक है, ध्यान से सुनो, 9 गुणे में 16 लिख रहा हूँ। इसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, 10 की घात गुणे में 10 की घात 2 बच रहे हैं, क्योंकि 9 में -7 हट गए। ये 18 गुणे 18 लिखा मैंने, क्योंकि 18 का स्क्वायर है, और 10 की घात -2 का स्क्वायर है, तो 10 की घात -4 होंगे। लेकिन बच्चों ये जो 16 1.6 लिखा हुआ था, ये दशमलव हटाए तो नीचे 10 एक आ गया, तो वो 10 लिखे। अब इसे यहाँ पर काट लो आप लोग, क्या 9 × 1 = 9, 9 दूना 18, 2 8 16, 18 से इसको भाग दे लो, मतलब दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो। अब 18 को भाग दो, मतलब 18 से भाग दो 80 में, 18 दूना 36, 18 चौक 18 72, 18 चौके 72, फिर 0.44 जाएगा, 0.444 ऐसे, तो हम इसे लिखेंगे 0.44 गुणे में। ध्यान से देखो, ये 10 की घात -4 है, प्लस के 2 है, ठीक है, ये हटेगा तो -3 बचेगा यहाँ पर, ये दोनों हटेंगे तो -3, ये ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 0.44 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। आप इसे बदल सकते हो, एक अंक उधर दशमलव खिसकाओगे तो उसमें एक घात जो होगी 10 की, अगर एक अंक उधर दशमलव खिसकाओगे तो माइनस की एक घात आप ऊपर बढ़ा दोगे, मतलब -4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका वैल्यू आ जाएगा, हल हो जाएगा। इतना तो चीज क्लियर है। तो ये पूरा बच्चों क्वेश्चन हो गया तीसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, समय कम है, समय का विशेष ध्यान देना है, समय का विशेष ध्यान देना है सर। हम चाहे जहां रहें, आप हमें आपकी क्लास में आना ही होता है, मतलब पता नहीं क्या है कि खींच लाता है, आप ये लिखें, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा नहीं समझ में आ रहा है। ऑल क्लियर, आनंद भैया बहुत अच्छे हैं। सॉरी गुरुजी मैं लेट हो गया सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों मैं मानता हूँ कि प्रश्न सबको परेशान करते हैं और लिखना भी जरूरी है, तभी तो हम समझेंगे कि शायद और मैं आसानी से बताऊं। अगले क्वेश्चन का भी उत्तर बच्चे देखने के लगे। सर हम बेड पर रेस्ट करते हैं फिर भी क्लास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर
अबे सर गांव में शादी में डीजे बजता, अरे तुम लोग ना तो फिर इसीलिए कमेंट नहीं पढ़ते। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। बच्चों पहली कंडीशन देखो इनकी, क्या दिया गया है वो लिखो और समझो, ठीक है। और जो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में बताए थे, क्या आपको वो याद है? अभी वो याद करोगे, स्मरण करोगे तो कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलोगे। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कह रहे हैं एक समांतर पट्टिका संधारित्र, क्या नहीं बताया समांतर पट्टिका संधारित्र, बोलो ये है ना, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये बताया है ना। इनके बीच में दूरी d, विद्युत क्षेत्र E, आवेश दिया गया Q, है ना, ये सब चीज पता है। अब देखो जिसकी पट्टिकाओं के बीच यहाँ क्या है बच्चों, वायु है, तो वायु संधारित्र की धारिता C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, किनको किनको याद है? A क्या है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल। अब बताओ ये किसको किसको याद है? वायु संधारित्र की धारिता, ये क्या है, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, किनको किनको ये चीज पता है? पता होनी ही चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। कह रहे हैं जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है, ये भी इन्होंने कहा। मतलब बच्चों यहां कह रहे हैं कि C नॉट बराबर 8 पिकोफैरड, और 8 पिकोफैरड का मतलब मैंने बताया था फैरड में, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, तो पिकोफैरड का मतलब हुआ 8 गुणे 10 की घात माइनस 12। देखो लिखा हुआ 1 पिकोफैरड बराबर 10 की घात माइनस 12 फैरड, तो यहां पर फैरड लिख दिए। तो 8 पिकोफैरड में 8 से गुणा करा दो 10 की घात 12 का, तो माइनस 12 का तो हो गया फैरड में आंसर, क्योंकि एमकेएस पद्धति में ही आपको बताना है, इतना है। फिर कह रहे हैं बच्चों ये पहली कंडीशन इन्होंने दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये इनका था, क्लियर है, ये इनका बच्चों फर्स्ट पॉइंट था, याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फिर कह रहे हैं यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ये सेकंड ऑप्शन में बच्चों कह रहे हैं कि यदि पट्टिकाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, आधी कर दिया जाए, और इनके बीच में एक स्थान में वायु के स्थान में क्या रख दिया जाए, 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। जो यहां पर वायु था वो यहां के बराबर 6 का एक माध्यम का पदार्थ परावैद्युतांक भर दिया जाए, ये कर दिया जाए, बात को समझना। तब इसकी धारिता क्या होगी, मतलब बच्चों माध्यम अगर भरा हुआ है तो इस संधारित्र की धारिता C बराबर हम लोग पढ़े थे KA एप्सिलॉन नॉट अपान में D, है ना। C की वैल्यू हमें बतानी, C की वैल्यू हमें बतानी है, दूरी कह रहे हैं आधी कर दी जाए, ये था। यहां पर बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो D दूरी है, D डैश, ऐसे लिख लो अभी D डैश, तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू क्या हो जाए, KA एप्सिलॉन नॉट, प्लेटें वही है तो क्षेत्रफल वही रहेगा, माध्यम का परावैद्युतांक K केवल आ गया है। और बच्चों यहां पर D डैश जो है वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, D/2 होना चाहिए, D/2 होना चाहिए। अब आप ही बताओ बच्चों ये पलट के कहां जाएगा, 2 पलट के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2KA एप्सिलॉन नॉट अपान में D, 2 पलट के सबसे ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा क्योंकि भाग के नीचे भाग है, तो 2KA एप्सिलॉन नॉट अपान में D। अब ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है, और जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हो तो माध्यम वाले संधारित्र की धारिता क्या होती है। अगर नहीं पता है तो भैया इसके गुनाहगार हम नहीं हैं। सर जी आप मेरा डाउट नहीं पढ़े हैं, बताओ। तो यहां पर 2KA एप्सिलॉन नॉट अपान में D है। बच्चों आप ही बताओ क्या करें हम, आप ही बताएं हम क्या करें। क्या C नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपान में D लिखा हुआ है? क्या समीकरण 1 अगर इसको हम मान लें तो हम यहां पर समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखने की जरूरत है, लिखने वाली बात नहीं होती, एक न्यूमेरिकल होते हैं, सिर्फ सॉल्व किए जाते हैं। 2K और A एप्सिलॉन नॉट D की जगह पर मैं C नॉट लिख दूं, C नॉट लिख दूं। अब कोई खतरा है? अब कोई खतरा नहीं है बच्चों। 2K की वैल्यू यहां पर है 6 इंटू C नॉट की वैल्यू 8 गुणे 10 की घात माइनस 12, हल कर लो, आ गया आ गया आ गया। C बराबर 6 दूना 12 8 96, 96 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड, और यहां पर बच्चों C बराबर आ जाएगा 96 पिको फैरड, 96 पिको फैरड। हो गया, बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल सा था यार। हो जाए इनके पीछे, इतना हल्का हलवा टाइप का क्वेश्चन दे दिए, इतना हलवा टाइप का क्वेश्चन दे दिए, और उसको आप हमसे बनाने के लिए कह रहे हो कि आनंद सर बनाएंगे तो हम लगाएंगे। अरे इतना तो हमारे शेर सरनियों में ताकत तो है ना, इतना छापो सुल्तान बेकार हस्तियां नहीं है, बड़ी बड़ी महान हस्तियां पड़ी हुई हैं, ऐसे नहीं हम पढ़ा रहे हैं। ये चीज समझो यार, तुम लोग थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अपनी लो, क्लियर करो भाई, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां लो, और हल करने के लिए ना थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। ये छोटे छोटे सवाल है, बहुत छोटे सवाल हैं, इनके लिए हिम्मत दिखाओ, इनको लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हिम्मत दिखाइए और करिए। सर आप ये मत कहिए कि मैं ये नहीं बताऊंगा, बहुत दुख होता है। अरे भैया, यस बॉस, वेरी गुड। चले आगे, नेक्स्ट देखो।
तो मेरे छापू सुल्तान 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके, ए है संयोजन की कुल धारिता, क्या है ये बताओ पहले। अरे यार, ऐसे क्वेश्चन को फेंक देते हैं हम, है ना, क्या कहते हो? ऐसे क्वेश्चन को सर ना हम फेंक देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कोई हल भी करता है क्या? उड़ा देते हैं, आंखों से घायल कर देते हैं। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और पहला ऑप्शन इन्होंने कहा है क्या? पहला ऑप्शन इन्होंने कहा है, हल करिए क्या, कि संयोजन की कुल धारिता क्या है ये बताओ, हमसे पूछ रहे हैं भैया। अरे 3 संधारित्र हैं, दिया है प्रत्येक संधारित्र की धारिता, दिया है प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता C बराबर 9 पिकोफैरेड। मतलब बच्चों C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C मान लो, तो ये है 9 पिकोफैरेड। 9 पिकोफैरेड ये दिया है। 3 संधारित्रों की धारिता ये है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में मतलब प्रश्नानुसार, ये लिख दो, एग्जामिनर को पता तो चले कि हाँ भैया प्रश्न के अनुसार आपने काम किया है। एक संधारित्र ये, दूसरा संधारित्र ये, तीसरा संधारित्र ये है C1, ये है C2, ये है C3, सबको जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, सॉरी C1 कह रहे C2 प्लस 1/C3, है कि नहीं? तो यहां पर तो है भैया सर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दूं, यहाँ पर डायरेक्ट में अगर लिख दूं कोई दिक्कत है? ये तो पता ही है कि श्रेणी क्रम में 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, है ना, यही तो होता है। C1 प्लस C2 प्लस C3, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये CS का मतलब क्या है? सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता, श्रेणी क्रम में। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि हमें बाद में ब्लेम करो कि सर तो कुछ बताए ही नहीं थे, पहले ही कॉन्सेप्ट सिखाया जा चुका है, श्रेणी क्रम में ये होता है। तो ये बच्चों हो गया 3/C, और 3/C मतलब 3/C की वैल्यू कितनी है? 9 PF है, वो चेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 3 9, 1/3। बच्चों पलट दो, इधर 1/CS लिखा हुआ है, इधर 1/3 लिखा हुआ है, दोनों तरफ पलट दो तो CS बराबर 3, और 3 ये मतलब किसमें? पिकोफैरेड में। अगर इनको फैरेड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? CS बराबर 3 × 10 की घात -12 फैरेड। हो गया, पहले प्रश्न का जवाब ये रहा मेरे दोस्त। हाँ, पहले प्रश्न का जवाब ये रहा, इसको नोट कर लो। पहले प्रश्न का जवाब आपके सामने है। नेक्स्ट चैप्टर कब से स्टार्ट होगा वो मुझे डेट नहीं पता, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन करवाते हुए चलूंगा, चाहे 2 पढ़ाऊं, चाहे 3 पढ़ाऊं, चाहे 5 पढ़ाऊं, चाहे 10 पढ़ाऊं। एक दिन में मैं जो प्रश्न पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी जितना समय होगा मैं उतने प्रश्न सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जून जुलाई तक सारी जो पहला जो फर्स्ट पेपर है ना, उसको भैया आराम से ही पढ़ना है, हमें जून तक उसको आराम से पढ़ना है। अप्रैल चल रहा है, मई जून 2 महीने में 2 चैप्टर खत्म हो रहे हैं, अप्रैल के पहले ही खत्म हो जाएगा, तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, और पहले फर्स्ट पेपर में 8 चैप्टर है, सेकंड पेपर में 7 चैप्टर हैं, और जो 8 चैप्टर हैं उनमें से 2-3 चैप्टर छोटे छोटे हैं। 2 चैप्टर ये जो शुरू के पढ़े हैं बहुत लेंथी थे, तीसरा चैप्टर भी थोड़ा लेंथी है, चौथा है, 5वां, 6वां और 8वां 7वां ये बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। तो मुझे अपने हिसाब से पढ़ाना है और आपको भी इसी हिसाब से पढ़ना है, समझ में आ गया? अच्छा चलो सर बातें ना करो सर, आगे बढ़ाइए, इतने टाइम सर टाइम नहीं है हमारे पास, आप सिर्फ पढ़ाइए, बात तो मत करिए। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? गजब बात है, गजब बात है, यहाँ कुछ और चल रहा है दुनिया में। ये कह रहे हैं कि अगर ये 3 संधारित्र जो आप बात किए, इनका कहने का अर्थ है कि अब हमको फंसाना चाह रहे हैं ये प्रश्न वाले ना, आप लोगों को फंसाना चाह रहे हैं, हमें भी फंसाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इसको हम एक वोल्टेज से जोड़ दें ऐसे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, भले समान हो कोई बात नहीं, सबकी धारिता समान हो, क्योंकि 9 9 9 9 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, कोई बात नहीं। इनको कहने का अर्थ है कि अगर हमने इसको किसी वोल्टेज से जोड़ दिया जो कि है 120 वोल्ट का, 120 वोल्ट का, तो ये कह रहे हैं कि भैया यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? इसके सिरों का विभवांतर V1, इसके सिरों का विभवांतर V2, इसके सिरों का विभवांतर V3, ये पूछ रहे हैं ये। अच्छा आप बताओ, श्रेणी क्रम में तो भैया श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, संधारित्र पर आवेश समान होता है ना, क्योंकि धारा पूरी समान होती है, धारा तो सेम ही प्रवाहित होती है, इधर से धारा जाएगी तो पूरे में वही आएगी, सभी में धारा समान होती है, आवेश समान होता है। यहां पर बच्चों अलग अलग धारिता तो है नहीं, धारिता भी समान है। यहां पर
धारिता भी समान है, धारिता भी समान है। तो बच्चों अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आसान है, और अगर पूरा हल करने के लिए कहो तो कठिन है। भैया कुल विभव जो v बराबर होगा, कुल विभव v बराबर वो v1 प्लस v2 प्लस v3 तीन विभवों के योग के बराबर होगा। और v बराबर जो विभव v q अपान में c1 प्लस q अपान में c2 प्लस q अपान में c3, यही तो है तीनों का योग। अब आप बताओ बच्चों q कॉमन ले लोगे, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये श्रेणी क्रम निकाले हो, इनका योग टोटल कितना आया है? इसका टोटल योग आया है 3 गुणे 10 की घात -2 फैरेड, यही तो आया है। तो यहां पर v बराबर q इंटू इसकी वैल्यू कितनी, अच्छा v की वैल्यू क्या रखोगे, विभव टोटल विभव ये है, कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2 v3, और कुल विभव की वैल्यू दी गई 120, तो 120 बराबर q गुणे इस टोटल की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। आप ही बताओ बच्चों, 3 इधर आ जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू आ जाएगी, तो q बराबर हो जाएगा 120/3 गुणे 10 की घात में प्लस के 12 हो जाएंगे, क्योंकि -12 बटे में आएगा लेकिन ऊपर चला जाएगा, -3 चौके 12, ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात में 3 चौके 12, तो एक घात उधर जुड़ जाएगी 13 हो जाएगा। क्यों? इतने कूलाम। अरे भैया 10 की घात -12 बटे में जाएंगे, ऊपर जाएगा -12 हो जाएगा, 3 चौके 12, सही तो है, 4 गुणे 10 की घात 13 कूलाम हो जाएगा क्यू की वैल्यू। और ये क्यू की वैल्यू सभी में समान है, तो सबके लिए विभव कितना, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव, जब आवेश पता चल गया, धारिता पता है, तो बच्चों क्या होगी, विभव v1 बराबर जैसे तो q अपान में c1, q की वैल्यू आई कितनी 3 चौके 12, 4 गुणे 10 की घात 13, c1 धारिता कितनी है 9 पिको फैरेड, 9 गुणे 10 की घात -12 है। ये कैसे आ रहा है, गड़बड़ हो गया क्या? 120 वैल्यू q अपान में q सभी में समान है, q सभी में समान है, डायरेक्ट 40। अरे भैया ओ तेरी, गड़बड़ हो गया बच्चों। इस टोटल की वैल्यू कितनी है, 1 बटे में करके समान है, 1/CS। ओ मैं यहां से मिस्टेक कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वैल्यू जो बच्चों है ना, ये वैल्यू ये कितनी, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/CS था ना, 1/CS था, तो उसकी वैल्यू 1 बटे में कितना है 3 गुणे 10 की घात -12, ये था 1/CS, ये टोटल वैल्यू ये। अब इधर जाएगा तो भारतीय 36 ये होगा, अब ये इधर आएगा, तो Q बराबर बच्चों होगा क्या, Q बराबर इसके भारतीय 36 और 0 360 गुणे 10 की घात -12, आप सही है, Q बराबर इतने कूलाम होगा। वो मैं गलती कर बैठा था, यहाँ 1/C1 1/C2 C3 उसको CS मान बैठा था, बल्कि ये भी तो इस टोटल की वैल्यू क्या है 1/CS है, 1/CS, ठीक है 1/CS, ये 5 नहीं समझना, CS ये तो 1/36, ये Q की वैल्यू है, तो यहाँ पर 360 गुणे 10 की घात में -12 कूलाम बटे में C1 की वैल्यू 9 पिको फैरेड है, मतलब 9 गुणे 10 की घात -12, हल कर दो क्या कटेगा, -12 9 चौके 36 40, मतलब V1 बराबर 40 वोल्ट। ऐसा क्यों मुझे लगा था कि गलत होगा, क्योंकि बच्चों सभी जगह पर विभव बराबर बटेगा। इसी प्रकार बच्चों आप हल कर लीजिए, इसी प्रकार आप हल करके हमें बताइए V2 बराबर भी क्या होगा 40, V3 बराबर भी क्या आएगा 40। कैसे आएगा, जब आप हल करोगे Q/C2, यहाँ पर Q/C3 आप हल करोगे तो 40 ही आएगा, क्योंकि 120 जो है वो तीनों में बराबर बटेगा, क्योंकि धारिता समान है, आवेश समान है, तो 40 40 40, ठीक है 40 40 40। 1 मिनट बच्चों आगे। किनका किनका लग गया भैया, किनका किनका ये क्वेश्चन लग गया है?
सर केमिस्ट्री का क्लास नहीं, केमिस्ट्री का क्लास शायद नहीं होगा, क्योंकि सर स्टेप बाय स्टेप बताइए, स्लो में समझाइए। बाबू कितना स्लो में समझाया है, इतना स्लो चलेंगे तो गाड़ी ही नहीं आगे बढ़ेगी, उसे तो कहा जाएगा कि गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। 120 बराबर क्यू गुड़े 1/3 गुड़े 10 की घात -12, ये v की वैल्यू रखी गई, Q1 Q सभी में समान था, 1/C1 C2 ये 1/CS जो कि पहले मैं वैल्यू निकाल चुका हूं। जब आप पूरे स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं तो इसमें क्या बताना, अरे यार गजब बात करते हो। साधारण सा प्रश्न है, यहां पर ये Q की वैल्यू आई इतनी, ये आवेश सभी में समान है, मैंने पहले लिख दिया कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। आप यहां पर ये भी तो देखो, सभी की 9 पिकोफैरेड, धारिता भी तो समान है, तो मैं तो कहता हूं यहीं से यहां पर धारिता भी समान है, कॉमन सेंस ही पूरा यहां हल करना ना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक की धारिता 9 फैरेड, आगे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते, प्रत्येक की धारिता 9 फैरेड, प्रत्येक में आवेश समान है, अतः विभव समान होगा। तो 3 संधारित्र लगे हैं तो तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा उनकी धारिता के अनुपात में, तो 120 है, प्रत्येक 3 से डिवाइड कर दो 40 आ जाता, तो भैया 40 वोल्ट होगा प्रत्येक का विभव। ऐसे ही लिख देते, हल ही ना करना पड़ता, लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सारी बात लिखी है कि धारिता समान है, आवेश सभी में समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, तो उनका सभी में आवेश विभव जो होगा वो तीनों में बराबर अनुपात में बटेगा, अर्थात विभव 40 वोल्ट होगा। हो गया दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका आप यहां पर सेकंड मेथड लगा सकते थे, यहां पर सेकंड मेथड यही बता सकते थे भैया। सेकंड मेथड आपका ये होता क्या कि तीनों आवेश समान है, आवेश तीनों संधारित्र के लिए आवेश समान है, आवेश समान, धारिता समान, अतः इनका अनुपात भी समान होगा, अनुपात मतलब बच्चों क्या हो रहा है, अनुपात का मतलब Q/C1 बराबर Q/C2 बराबर Q/C3, वही विभव V1 बराबर V2 बराबर V3। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि 120 टोटल V बराबर है ना, तो हम लोग अगर प्रत्येक के लिए विभव निकालें, प्रत्येक का विभव और प्रत्येक क्या था, V1 बराबर V2, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर ना V है और V बराबर है 120, तो प्रत्येक का विभव क्या होगा 120/3, कितना आया 40, तो यहाँ पर ये V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर कितना 40 हो जाएगा, हो गया। तो ये भी लिख करके आप इतना भी अगर लिख दोगे तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, आप कुछ भी कहिए। आज मेरा बर्थडे भैया, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की कुल धारिता क्या है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या है। सेम क्वेश्चन है, ये आप लगाओगे, सेम क्वेश्चन है बच्चों, आप हल करोगे, आप लोग हल करोगे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संधारित्र के मान बदले हुए हैं, तो इसमें आपको उसी प्रक्रम में लगाना है, अर्थात उनका अनुपात निकालना पड़ेगा। हालांकि आवेश तीनों में समान होगा, भले धारिता अलग अलग है लेकिन आवेश तीनों में समान होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम है, अरे सॉरी पार्श्व क्रम है ना, तो विभव समान होगा, विभव V सभी में समान होगा, ये बराबर होंगे। पार्श्व क्रम है ना, पार्श्व क्रम मतलब बच्चों समांतर क्रम, याद रखना, समांतर क्रम में तीनों संधारित्र जोड़े गए हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से जोड़े गए हैं, ठीक है। ये है 2, ये है 3 पिकोफैरेड और ये है 2 पिकोफैरेड, ये है 4 पिकोफैरेड, लेकिन इनके जो है विभव समान V सबका विभव समान है, आवेश अलग अलग है, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, इसका आवेश Q3। हल करोगे, ये सेम क्वेश्चन है, लगा के लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पट्टिकाओं के बीच y वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल जो है, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल a बराबर 6 × 10³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, मतलब d बराबर 3 मिलीमीटर है। बच्चों समांतर पट्टिका संधारित्र है, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। अच्छा, C बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की पट्टिका पर कितना आवेश होगा। बच्चों यहां पर जो है वो विभव बराबर 100 वोल्ट दे भी दिया गया है। अब संधारित्र की पहले धारिता निकाल लीजिए, C बराबर पट्टिकाओं के बीच y वाले, तो y वाले मतलब C0 की वैल्यू निकालनी, C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान में d, इसको हल कर लो। A दिया गया, d दिया गया, एप्सिलॉन नॉट पता होता है, A दिया गया है 6 × 10³ और इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और बटे में बच्चों कितना है d की वैल्यू है 3 मीटर, 3 रखेंगे केवल। हल कर लो इसे, 3 दूनी 6, 8.85 का 2 से गुणा होगा,
सी नॉट बराबर जो भी आए। फिर बच्चों क्या है, v का वैल्यू निकाल क्या बताएं, प्रत्येक पट्टिका पर आवेश बताना है। तो बच्चों आवेश q बराबर होता है cv। ठीक है, तो c की वैल्यू, सी नॉट की वैल्यू ये रही, जो कि रखोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 ना, तो 2 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात में -12 और ये 3 तो माइनस का 9 बचेगा, गुणे में v की वैल्यू क्या है 100, v की वैल्यू 100 है। हल कर लो, q बराबर उतने ही आवेश कूलाम आ जाएगा। ये मैं सिर्फ, सर आप छोटे छापू सुल्तानों को सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, नहीं भैया मैं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भाई आप सभी के लिए कि मैं इनकी हिंट दे रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना? किसी को कोई दिक्कत इस प्रश्न में? सर 3 मिलीमीटर, अच्छा 3 मिलीमीटर है, 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा, है ना, 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। -3 हटेगा ना, तो फिर यहाँ पर घात जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, -3 -12, तो माइनस का 6 ही बचेगा शायद। ठीक है, हल कर लो, इसको आप लगा सकते हो बच्चों। देखो एकदम पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना दिया गया, ए की वैल्यू दी गई तथा उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, डी की वैल्यू दी गई। अरे भैया यही तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, कितनी बार बनाइए, मतलब फिर ये तो बेवकूफों वाली बात हो गई कि हम इतना भी बता रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ में आ रहा है। इनका क्षेत्रफल ये होता है, ए और डी सब कुछ दिया गया, सी नॉट पूछ रहा है मतलब वायु संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक कुछ है ही नहीं, के ए एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन के की वैल्यू यहाँ वायु संधारित्र के लिए 1 होती है, तो सीधे ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी वाला सूत्र लगाना है, ये तो वहां पर अप्लाई तो है। इतना छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक सीट परावैद्युतांक 6 रख दी जाती है। स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संवरण नहीं जुड़ा हो, संवरण को हटा लिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा उत्तर के लिए, और ये भी आपका HW है। आज के लिए मैं हिंट दे करके इतने कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दे रहा हूँ, जिनमें से मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आप लगाओगे ही लगाओगे, ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, सिर्फ आपको आंसर लिखना है हल करके, लगभग बता दिया हूँ। ये मैं आपको कल बता दूंगा, और ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, आगे ये सब भी बताऊंगा। अभी कल भी मैं न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा, कल भी न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा, और आगे हो सका तो भी न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा। न्यूमेरिकल कराऊंगा भैया, मेरे खूब सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों, आपके प्यार सपोर्ट और सहयोग के लिए शुक्रिया। रेगुलर क्लास में कंटिन्यू होना है, जब सीखोगे जब प्रयास करोगे तभी बच्चों आपके दिमाग में ये न्यूमेरिकल बैठ पाएंगे। अगर छोड़ दोगे तो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। प्रयास करो, बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।